Now today we'll start with the most complex area of criminal law, that is culpable homicide. And we'd be dealing with both culpable homicide and murder. Since we are done with the general principles, now we can just pick up any of the nuance section within the IPC and it would still suffice in order to understand the scheme of the code. So, before we start with this chapter 16, that is offenses against the human body, it is very essential for you to know that what is the adage, what is the most popularized maxim that the courts and jurists use to define murder. They say culpable homicide is the genus of which murder is a species. ये बात आप बस एक ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये बात बस मैं आपके दिमाग में डाले दे रहा हूँ कि एक अडेज है, culpable homicide is the genus of which murder is a species. Now, if you do not understand this terminology, imagine culpable homicide as a very big circle. ठीक है, अब उसी सर्कल के अंदर एक और छोटा सर्कल बना दीजिए एंड दैट वुड बी मर्डर. ठीक है, बड़ा सर्कल कल्पेबल होमिसाइड, उसके अंदर का छोटा सर्कल मर्डर. मर्डर इज नथिंग बट द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. ठीक है, जब कल्पेबल होमिसाइड बहुत एग्रेवेटेड फॉर्म में होती है तो उसे लॉ मर्डर कहता है और उसको अकॉर्डिंगली पनिश करता है. और कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट अलग है, मर्डर का पनिशमेंट अलग है. कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट है 304 में और मर्डर का पनिशमेंट है 302 में. नाउ हैविंग डेल्ट विद दिस, नाउ वी फर्स्ट नीड टू कम टू द डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. हम इसको बहुत आराम से करेंगे जिससे आई कैन मेक श्योर दैट यू पीपल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू कीप योर माइंड्स ओपन एंड लिसन टू दिस लेक्चर इन ग्रेट डिटेल. Section 299 of the IPC says, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death. So first thing is intention, mark these words. Or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. Mark the words bodily injury as is likely to cause death. Or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide. ठीक है, तो आपको 3 मेन वर्ड्स मिलते हैं: इंटेंशन, बॉडीली इंजरी, नॉलेज. ये 3 मेन वर्ड्स हैं जो स्कोप कंटेन करके रखे हैं सेक्शन 299 का. तो पहले हम लोग बेयर एक्ट की थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके नुआंसेस धीरे धीरे आपको बताना शुरू करूँगा. Illustration first. A lays sticks and turf over a pit with the intention of thereby causing death or with the knowledge that death is likely to be caused. Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls in it and is killed. A has committed the offense of culpable homicide. तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जो A है गड्ढा बनाता है, गड्ढे को लकड़ियों और पत्तियों से ढक देता है. उसको नॉलेज है कि मेरी साइड से कोई मर सकता है. जी रास्ते में आता है, ध्यान नहीं देता, गड्ढे में गिर जाता है, मर जाता है. अब जब वो मर जाता है तो इसमें ए की लाइबिलिटी क्या है? ए इज़ लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड. ठीक है, अभी मर्डर का मत सोचिए, अभी बस कल्पेबल होमिसाइड तक सीमित रहिए. हम लोग मर्डर पे आएंगे आराम से. अभी सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड समझने की कोशिश करिए कि कब कोई एक्ट कल्पेबल होमिसाइड होती है. ठीक है, क्योंकि होमिसाइड कई तरीके की हो सकती हैं. होमिसाइड डेथ बाय नेग्लिजेंस में भी होती है. ठीक है, और होमिसाइड आपकी लॉफुल भी हो सकती हैं. जब कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार देता है तो वो लॉफुल होमिसाइड कहलाती है. ठीक है, लॉ अलाउ करता है ऐसा कोर्स करने का. अनलॉफुल होमिसाइड जो होती हैं, जिनको लॉ पेनलाइज करता है, वो होती हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. ये अनलॉफुल है, इसको लॉ अलाउ नहीं करता. तो आपको हमेशा लॉफुल होमिसाइड जो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेंगी उनको अलग तरीके से ट्रीट करना है, और अनलॉफुल होमिसाइड जो पेनलाइज करता है लॉ उसको अलग तरीके से ट्रीट करना है.
तो अभी आपको समझना है कि आपराधिक मानव वध क्या होता है, व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, जो वर्ड कल्पेबल है इसका मतलब है गिल्ट या ब्लेमेबल। तो वो ऑफेंसेस, वो उस तरीके की होमिसाइड जो कल्पेबल हैं, ब्लेम वर्दी हैं, उनकी डेफिनेशन लॉ अभी दे रहा है। ठीक है, अभी आपको मैं कल्पेबल होमिसाइड समझा रहा हूँ, मर्डर नहीं समझा रहा। सो राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन कल्पेबल होमिसाइड। तो आप ये समझ गए कि ए ने गड्ढे को स्टिक्स और लीव से ढक दिया, जी गिर गया, मर गया, तो अब ये कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगी। ऑलराइट, ये फर्स्ट स्टेप पे जानने का। बी पे आते हैं, इलस्ट्रेशन बी। ए नोज जी टू बी बिहाइंड अ बुश, बी डज नॉट नो इट। A intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death induces B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here, B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. तो A को पता है कि Z जो है झाड़ी के पीछे है, B को नहीं पता ये बात। A जो है B को प्रोवोक करता है कि झाड़ी पे गोली चलाओ, झाड़ी पे गोली चला देता है। अब वो जब झाड़ी पे गोली चलाता है तो जी जो वहाँ पे छुपा हुआ था उसको गोली लग जाती है, वो मर जाता है। तो अब लॉ इसको कह रहा है कि ये भी कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। अब आपका दिमाग फिर से मर्डर की तरफ अगर जा रहा है तो आई वॉन्ट यू टू स्टॉप इट राइट नाउ, इसलिए क्योंकि मर्डर कल्पेबल होमिसाइड का एग्रेवेटेड फॉर्म होता है। ये जितने भी इलस्ट्रेशन आप ये पढ़ रहे हैं ना, अगर ये इंटेंशन की कैटेगरी में गए तो ये मर्डर में ज़रूर आएंगे। बट अभी मैं इसलिए आपको मर्डर पे जाने से रोकना चाहता हूँ जिससे अभी आप पहले कल्पेबल होमिसाइड समझ लें। एक बार कल्पेबल होमिसाइड का आप इंटेंशन का स्कोप, नॉलेज का स्कोप और बॉडीली इंजरी का स्कोप समझ जाते हैं, तब आपको मर्डर पे ले जाके आपको समझाना आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द इलस्ट्रेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसीलिए जो फ्रेमर्स ऑफ द कोड थे ना, जिन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया, उन्होंने भी कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन पहले दी, फिर मर्डर की डेफिनेशन दी, जिससे आप पहले वो समझ लें कि क्या चीज़ ब्लेम वर्दी है और फिर आप उसका एग्रेवेटेड फॉर्म समझें। ठीक है, नाउ वी कम टू द थर्ड इलस्ट्रेशन। ए बाय शूटिंग एट अ फाउल विद इंटेंट टू किल एंड स्टील इट kills B who is behind a bush. A not knowing that he was there. Here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. तो जो थर्ड इलस्ट्रेशन है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये वैसी सिचुएशन की बात कर रहा है जहाँ कोई व्यक्ति इवन दो वो एक अनलॉफुल एक्ट कर रहा था, एक फाउल को मारना चाहता था, फाउल इज़ अ बर्ड, और उसे मार के वो चुरा के ले जाना चाहता था। उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि जिस झाड़ी के पास फाउल है उसके पीछे एक आदमी भी छुपा है। अब उसने फाउल को मारने के लिए गोली चलाई, वो उस आदमी को लग गई। अब जब उस आदमी को लग गई तो अब यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी क्या है? लॉ कहता है कि एक ही लाइबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड की नहीं है, इवन दो वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा था। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ नहीं है, और ना ही उसके पास नॉलेज है दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट्स टू कॉज डेथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टू नो कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स या तीनों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, तभी एक ही लाइबिलिटी नहीं है। अगर इन तीनों में से एक के पास सिर्फ नॉलेज होती कि झाड़ी के पीछे शायद कोई आदमी है और तब वो गोली चला के मार देता, और झाड़ी पे गोली लगने के बाद वो जो आदमी झाड़ी के पीछे छुपा था वो मर जाता, इस केस में तब ये लाइबल हो जाता कल्पेबल होमिसाइड के लिए। लेकिन क्योंकि उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि उसके पीछे है, तो ना नॉलेज है यहाँ पे, ना इंटेंशन है, और ना इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ है। आई होप यहाँ तक फेयरली सिंपल था। अब हम एक्सप्लेनेशन 1 पे आते हैं। अ पर्सन who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates
the death of that other shall be deemed to have caused his death. अब आपको याद होगा मैंने आपको एक बार हीमोफीलिया वाला एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर देता हूँ. एक्सप्लेनेशन 1 उन्हीं सिचुएशंस की बात कर रहा है जहाँ पे कोई अक्यूज्ड बड़ा ओवर स्मार्ट है. ओवर स्मार्ट इसलिए वो सोचता है कि अगर मैंने मान लीजिए किसी को मार दिया अपनी एक्ट से, जो एक्ट ऑर्डिनरली लोगों को मार देती है, जैसे किसी को तलवार भोंक देना लीवर पे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आमतौर पे लोगों को मार देती हैं. पर वो जानता है कि वो जिसको मारना चाहता है उसके पास एक स्पेशल बीमारी है कि अगर उसको कोई कट लगा दो ना तो उसका खून क्लॉट नहीं करेगा, वो बहता चला जाएगा. तो ऐसा ही उसको एक कट लगाता है, और कट लगाता है और फिर वो उस आदमी का जिसको उसने कट लगाया है खून बहने से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो हीमोफीलियाक है, उसका खून रुकता नहीं है बहना. तो ऐसे केस में एक्सप्लेनेशन 1 जो है इट कवर्स दैट सिनेरियो कि जब भी कोई आदमी ऐसी एक्ट करता है जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है सिर्फ सिंपल हर्ट के लिए पनिशेबल होता, लेकिन चूंकि अक्यूज्ड को नॉलेज है कि अगर वो ऐसा कट लगाएगा तो उसका विक्टिम ब्लीडिंग करने से मर जाएगा क्योंकि वो हीमोफीलियाक है, उसका ब्लड बहना बंद नहीं करेगा, तो इस केस में लॉ उसको वैसे ही ट्रीट करेगा एज इफ ही हैड इंटेंडेड टू किल हिम, और उसकी लायबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड की मानी जाएगी. सिमिलरली दूसरी सिचुएशन आपको देता हूँ. एक आदमी है, उसको एनलार्ज स्प्लीन की बीमारी है, ठीक है. लेट अस सपोज ही सफरिंग फ्रॉम एन एनलार्ज स्प्लीन एंड द ऑफेंडर who is fully aware about this situation kicks him in his abdomen, which causes the rupture of his spleen and it kills the victim. Alright, victim dies on the spot and he is then prosecuted. अब जब वो प्रोसिक्यूट हो रहा होगा तो वो डिफेंस ये लेगा कि मैंने सिर्फ एक लाथी तो मारी थी, तो मेरा इंटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट करने का हो सकता है, मेरा इंटेंशन उसकी जान लेने का कैसे आप बता सकते हैं. तो कोर्ट बोलेगा कि यू आर वेरी अवेयर अबाउट द सिचुएशन कि उसकी जो बॉडीली स्ट्रक्चर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है और उसके पास एनलार्ज स्प्लीन की बीमारी है. ही सफरिंग फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर ही हैज़ एन एनलार्ज स्प्लीन एंड इन दैट सिचुएशन आपने जानबूझ के अपना अटैक उसके एब्डोमेन की तरफ डायरेक्ट किया, जिसकी वजह से स्प्लीन रप्चर हुई और वो मर गया. और अगर वो मर गया then you are liable because you had knowledge that the victim is laboring under such a disease, disorder or bodily infirmity, and in accordance with section 299 explanation 1 you'd be liable for culpable homicide. Again मैं यहाँ पे clarification दे रहा हूँ, ये जो मैं culpable homicide का शब्द यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ अभी 299 के पर्सपेक्टिव में कर रहा हूँ. रियलिटी में अगर अक्यूज्ड पर्सन जानते हुए लात मारता है विक्टिम को कि मैं मारूंगा इस तरीके से स्प्लीन रप्चर हो जाएगी तो वो मर जाएगा, तो रियलिटी में मर्डर पे जाएगा, ठीक है. रियलिटी में इट विल बिकम कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर. इन रियलिटी इट विल बिकम कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, बट राइट नाउ आई एम कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू 299 एक्सप्लेनेशन 1, नॉट गोइंग टू मर्डर. तो इसलिए अपना दिमाग इस सिचुएशन में थोड़ा ओपन रखिएगा कि अभी हम कल्पेबल होमिसाइड समझ रहे हैं, अब यही जितने इलस्ट्रेशन दिए हैं ये एग्रेवेट होकर मर्डर में तब्दील हो सकते हैं. ऑथर ऑफ द कोड्स क्या चाहते हैं कि पहले आप कल्पेबल होमिसाइड समझिए, ठीक है. सो दैट इज़ वाई कीप योर माइंड ओपन रिगार्डिंग दैट. इन चीज़ों को लिटरली मत ले लीजिएगा कि मैंने बोला कि कल्पेबल होमिसाइड है तो कल्पेबल होमिसाइड ही होगा. ये इलस्ट्रेशन सेक के लिए है, क्योंकि मैं कल्पेबल होमिसाइड का चैप्टर ले रहा हूँ तो मैं कल्पेबल होमिसाइड समझा रहा हूँ अभी, ठीक है. अभी 299 का सेक्शन ले रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली दैट. रियलिटी में जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया दैट वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर. वो उस सिचुएशन में चले जाएंगे, वो मर्डर की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो वैसी कल्पेबल होमिसाइड है जो बड़ी एग्रेवेटेड है. पर मर्डर होने के लिए तो पहले कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए ना. मर्डर होने के लिए फर्स्ट कल्पेबल होमिसाइड इज़ नेसेसरी. सो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दैट एक्सप्रेशन. अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे. आई होप एक्सप्लेनेशन 1 आप लोग समझ गए होंगे. यही चीज़ एनलार्ज स्प्लीन की जगह आप बॉडीली डिजीज़ का लगा दो, आप एनलार्ज लिवर का लगा दो कि किसी का लिवर एनलार्ज है और आपको पता है कि अगर आप वहाँ पे बहुत ज़ोर से घूंसा मारें या किसी भी ऑर्डिनरी स्टिक से वार करें
तो हो सकता है लिवर डैमेज हो जाए और उसकी वजह से आदमी मर जाए जिसका लिवर एनलार्ज्ड है। तो अगर आप इस इंटेंशन से मान लीजिए वो एक्ट करते हैं, देन इट वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में चला जाएगा। एक सिचुएशन आती है कि क्या मियर वर्ड्स से, सिर्फ शब्दों से क्या कल्पेबल होमिसाइड किया जा सकता है? क्या अगर एक आदमी जानबूझ के ऐसी बातें बोलता है जिससे उसे पता है कि डिसीज्ड मर सकता है, सॉरी विक्टिम मर सकता है, तो क्या वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ सकता है या नहीं? तो देखिए, मैकॉले मिनट्स पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑथर्स ऑफ द कोड का इंटेंशन था कि वर्ड्स के द्वारा की गई हुई कमिट की हुई कल्पेबल होमिसाइड भी कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आती है। क्यों आती है? अब आप मैकॉले मिनट्स पढ़ेंगे तो नोट एम पेज 142 पे देखेंगे। आई एम गिविंग यू द साइटेशन। उसमें आपको मिलेगा कि ऑथर्स ने बोला था कि द रीजनेबल कोर्स इन आवर ओपिनियन इज टू कंसिडर स्पीकिंग एज एन एक्ट। तो बोलना एक्ट है। द रीजनेबल कोर्स इन आवर ओपिनियन is to consider speaking as an act and to treat A as guilty of voluntary culpable homicide if by speaking he has voluntarily caused Z's death, whether his words operated as circuitously by inducing Z to swallow poison or directly by throwing Z into convulsions, then also he'd be liable for culpable homicide. Simply मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ये ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए जहाँ पे लेट अस सपोज बी को हार्ट डिजीज़ है। आप उससे क्रूएल वर्ड्स में बात नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है उसे दिल का दौरा आ जाए और वो मर जाए। अब बी का एक बेटा है, ही इज़ वेरी करप्ट, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, वो चाहता है कि बी मर जाए जितनी जल्दी हो सके। तो वो क्या करता है, जानबूझ के बी को खूब गंदे गंदे शब्द बोलता है, बहुत गालियाँ बकता है। उसको पूरी तरीके से पता है कि जब वो ऐसा करेगा तो बी को हार्ट अटैक आएगा और वो मर जाएगा। तो वो ऐसा ही करता है। ठीक है, ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग बी। ड्यू टू द वर्ड्स बी की डेथ हो जाती है। बी का जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है बिकॉज उसका ब्लड प्रेशर हाई है, उसको हार्ट डिजीज़ है। ये सारी सिचुएशन एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। उस मेंटल स्ट्रेस के चलते उसका हार्ट कोप अप नहीं कर पाता, ही डाइज। तो अब ऐसे में जब बी के सन का प्रोसिक्यूशन हो रहा होगा तो वो अगर ये डिफेंस लेगा कि मैंने तो सिर्फ कुछ बोला था, तो एक्सप्लेनेशन 1 की कैटेगरी में इनका भी केस कवर्ड है कि जो वर्ड्स के द्वारा आपने जो मर्डर किया है, वर्ड्स के द्वारा जो आपने कल्पेबल होमिसाइड कमिट की है, ये पूरी तरीके से कवर्ड है विद इन एक्सप्लेनेशन 1। ठीक है, आपको सेक्शन 93 ऑफ दी आईपीसी भी याद आ रहा होगा जहाँ पे कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ को जनरल एक्सेप्शन का पार्ट माना गया है। तो देखिए, आप खुद सोचिए कि 93 का डिफेंस क्यों क्रिएट किया गया था। 93 का डिफेंस इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि ऑथर्स ने पहले ही सोच रखा था कि किन्हीं सर्कमस्टेंसेस में वर्ड्स के द्वारा भी डेथ हो सकती है। तभी 93 का डिफेंस क्रिएट किया गया कि अगर कम्युनिकेशन गुड फेथ में है तब it would not be deemed to be an offense even though the victim might die in the consequences of hearing those words। ठीक है, अगर वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में, अगर वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में नहीं है, then in that situation it would amount to culpable homicide। रियलिटी में it would amount to murder। रियलिटी में ये मर्डर होगा जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन दिया, बट राइट नाउ थियोरेटिकली confine yourself to culpable homicide। ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी इलस्ट्रेशन मैं आपको अभी दे रहा हूँ प्रैक्टिकली वो मर्डर में ट्रांसफॉर्म होंगे। रियलिटी में कन्विक्शन मर्डर में हो जाएगा क्योंकि इन सब में इंटेंशन टू कॉज डेथ है। जितने भी इलस्ट्रेशन मैंने अभी तक आपको दिए इसमें इंटेंशन टू कॉज डेथ है। तो अगर इंटेंशन टू कॉज डेथ होता है तो वो मर्डर में ही जाएगा, अनलेस इट ऑफ कोर्स फॉल्स विद इन द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 300। बट मैं सिर्फ थियोरेटिकल पर्पस के लिए आपको 299 पे कन्फाइन रखा हूँ जिससे यू अंडरस्टैंड इट। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप भूल ना जाएं ये बात, बिकॉज आई डोंट वांट
दिस टू बिकम योर सेकेंड नेचर, क्योंकि 300 पे जब हम आएंगे तो आपको यही पता चलेगा कि वाई इज़ 299 एंड 300 आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। लेकिन मैं इसको बहुत आराम से आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। अब एक्सप्लेनेशन 2 पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय अ बॉडीली इंजरी, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper treatment and resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. तो एक्सप्लेनेशन 2 भी आपको क्या बताती है? एक्सप्लेनेशन 2 आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देती है कि ये डिफेंस बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता कि अगर आपने किसी पे ग्रीवियस इंजरी कर दी जिससे ऑर्डिनरली जान जा सकती है और उसकी जान चली भी गई विक्टिम की, तो उसके बाद ट्रायल पे आप डिफेंस ये ले रहे हैं कि देखिए अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता या उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में डाला जाता तो उसकी जान बच जाती। ये डिफेंसेस नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अगर विक्टिम की जान गई और 299 के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हुए, intention to cause death, intention to cause such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that by such act he may cause death, then आपकी liability बनती है, even though by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. इस पे एक कंडीशन आएगी, इसी के पास लिख लीजिए, अपनी बेयर एक्ट पे एक्सप्लेनेशन 2 के पास लिख लीजिए, बट the cause of death must be causa causans, that is the direct cause। ये बात याद रखिएगा, यहीं पे लिख लीजिए, अभी मैं उस पर elaborate करूँगा। अब एक्सप्लेनेशन 3 पे आइए। एक्सप्लेनेशन 3 कहती है the causing of death of a child in mother's womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause death of a living child if any part of the child has been brought forth, though the child may not have breathed or have completely born। अब एक्सप्लेनेशन 3 सिंपली ये बात कह रहा है कि अगर चाइल्ड मदर के वूम्ब में है और तब मान लीजिए कोई ऐसी एक्ट होती है जहाँ पे चाइल्ड मर जाए वूम्ब में ही, तो ऐसे केस में वो कॉजिंग मिसकैरेज की कैटेगरी में जाता है, वो मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का कोई भी पार्ट बाहर आ गया है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में आ गया है, वूम में नहीं है, वूम से बाहर आया है, मान लीजिए सिर्फ हाथ ही बाहर आया है, ठीक है, तो क्या कहते हैं ऑपरेशन के दौरान ही उसका सिर्फ हाथ बाहर आया और तब मान लीजिए कोई अगर चाइल्ड को मार दे उसी सिचुएशन में, तो चाइल्ड ने अभी अपनी पहली सांस भी नहीं ली है लेकिन उसका हाथ बाहर आ गया है, लेट अस सपोज, या सर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर आ गया है, बट ही हैज स्टिल नॉट ब्रीथेड हिज फर्स्ट एयर इन द रियल वर्ल्ड। तो ऐसे में अगर उसको मार दिया जाएगा वहीं पे ही, उसी स्पॉट पे मार दिया जाए, तब वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में चला जाएगा। इन दैट सिचुएशन इट वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, विच वुड नेचुरली एक्सटेंड टू गोइंग टू मर्डर। तो लॉ ये सिंपली इसी बात पे क्लियर है कि अगर चाइल्ड का कोई भी पार्ट बाहर आ गया, ठीक है, तो तब अगर अब किसी ने उसको मारा तो वो मर्डर है। जब तक चाइल्ड वूम में है तब अगर कोई उस पर अटैक करता है, लेट अस सपोज, तो दैट वुड अमाउंट टू कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है। अगर उसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं है देन दैट वुड अमाउंट टू कॉजिंग मिसकैरेज, नॉट कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। सो दीज वर द 3 एक्सप्लेनेशंस। अब मैं आपको सब पे एलैबोरेशन देता हूँ। अब सेक्शन से डील विद कर लिया है हम लोग ने, तब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वर्ड्स पे क्या होता है और बाकी चीज़ों पे क्या होता है, एंड हाउ डू वी स्टार्ट विद इट। अब देखिए, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि डेथ वर्ड से भी कॉज की जा सकती है, तो आप ये सोच रहे होंगे डेथ से बॉडीली इंजरी कैसे हो सकती है। इट इज़ वेरी इजी। ऑथर्स ऑफ द कोड ने एक्ट को क्या कहते हैं, जो वर्ड्स जो स्पीकिंग है उसको भी एक्ट की कैटेगरी में लाते हैं वो, ठीक है। और एक्ट्स आपको पता है, एक्ट्स के अंदर ओमिशन भी होता है, तो एक्ट्स का जो दायरा है, पहली बात, वो बहुत ज़्यादा वाइड है, इट इज़ वेरी वाइड, एंड यू नीड टू नो कि जब आप वर्ड्स
बोलते हैं और वर्ड्स के अफेक्ट से बॉडी में कोई चेन या केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे मान लीजिए हार्ट फेल हो गया, देन दैट इज़ एन इंजरी। और वो इंजरी आई क्यों? वो इंजरी इसलिए आई बिकॉज यू स्पोक स्पेसिफिक वर्ड्स, एंड दैट इज वाई you are liable for culpable homicide, because that bodily injury was caused due to your act of speaking। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक्ट का मतलब आप कोई फिजिकल मूवमेंट तक ही लिमिट मत रखिएगा, इसमें आपके शब्द भी आ जाते हैं। और एक्ट इज अ वेरी वाइड टर्म, इट इंक्लूड्स ओमिशंस एज वेल। आई होप यू रिमेंबर दैट, जहाँ पे सेक्शन 32 में बड़ा एक्सप्रेसली लिखा है, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन एज वेल। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि कब इलीगल ओमिशन में भी वो हो जाता है, लेट अस सपोज कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर कमिट हो सकता है। देखिए, मान लीजिए एक पेरेंट्स हैं, दे आर पेरेंट्स, ठीक है, ऑफ अ चाइल्ड। उनकी ड्यूटी है चाइल्ड की केयर करना, वो चाइल्ड की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, उसको खाना नहीं खिलाते, द चाइल्ड डाइज ड्यू टू स्टार्वेशन। तो यहाँ पे कोई एक्ट नहीं है, यहाँ पे इलीगल ओमिशन है। ठीक है, अगर आप टेक्निकली देखें, टेक्निकली एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये एक ओमिशन है। तो लॉ कह रहा है कि एक्ट का रेल्म इतना वाइड है कि उसके अंदर इलीगल ओमिशन भी आते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में चला जाएगा, जहाँ पे इस इंटेंशन से मान लीजिए चाइल्ड को खाना नहीं खिलाया गया कि चाइल्ड मान लीजिए भूखा मर जाए। तो ऐसे केस में इवन दो इट इज़ एन इलीगल ओमिशन, वो एक्ट की कैटेगरी में आएगा। वाई? बिकॉज लॉ ट्रीट्स इलीगल ओमिशन एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्ट्स इटसेल्फ, सेक्शन 32। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, जिससे आप पूरा जो कोड है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पाएँ। और वहीं पे अगर मान लीजिए पेरेंट्स नेग्लिजेंस के कारण या ग्रोस नेग्लिजेंस के कारण चाइल्ड को अगर खाना नहीं दे पाते, तो ऐसे केस में वो कल्पेबल होमिसाइड होगी, नॉट कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, इवन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो दैट वुड बी कल्पेबल होमिसाइड। तो इन सारी चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इलस्ट्रेशन मैंने सिर्फ इसलिए दिया जिससे आप ये समझ लें, मेन पॉइंट इसका ये है कि एक्ट के अंदर ओमिशन भी आते हैं। ठीक है, तो एक्ट को कभी कन्फाइंड मत रखिएगा किसी चीज़ से। So, the word act in all the clauses of section 299 and section 300 denotes not only a single act but also a series of acts taken as a single act. When a number of persons participate in commission of a criminal act, responsibility may be individual, that is to say each person may be guilty of a different offense, or all of them may be liable for the total result प्रोड्यूस्ड। तो एक पर्सन एक्ट करे या एक से ज़्यादा पर्सन एक्ट करें, एक सीरीज ऑफ एक्ट में एक्ट करें, या सिंगल एक्ट में एक्ट करें, या इलीगल ओमिशन में एक्ट करें, ये सारी चीज़ें एक्ट की कैटेगरी में आता है। तो जब एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो आप 34, 149 क्रिमिनल कंस्पिरेसी डिपेंडिंग ऑन द केस आप उसको अप्लाई करते हैं। तो एक्ट्स जो है ना फॉर 299 और 300, आप उसके बारे में थोड़ा पर्टिकुलर रहिएगा। ठीक है, सो दैट वाज द ओनली पॉइंट। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि डेथ मस्ट बी कॉजा कॉजेंस, नॉट कॉजा साइन कोआ नॉन। क्यों बोला मैंने ये? कॉजा कॉजेंस का मतलब होता है डायरेक्ट कॉज। ठीक है, डायरेक्ट कॉज का मतलब होता है, ये आप बेस्ट समझ सकते हैं। एक केस है शोभा वर्सेस एम्परर का, ये 1935 AIR में रिपोर्ट हुआ, और इसी ने ये जो पॉइंट ऑफ लॉ है वो एलैबोरेट किया है। आई विल टेल यू द केस लॉ, केस के क्या फैक्ट्स थे। अब शोभा वर्सेस एम्परर में ये हुआ था कि देयर वर 2 अक्यूज्ड पर्सन्स। मेन हम ध्यान रखते हैं सिर्फ शोभा पे। ठीक है, अभी केस के लिए हम सिर्फ शोभा पे ध्यान रखते हैं। इन्होंने अपने अंकल को मार दिया था, मारने का मतलब एलिगेशन लगा था। इन्होंने कुछ इंजरीज कॉज की अपने अंकल पे। ठीक है, अंकल का नाम था बद्री। तो इन्होंने क्या किया था, किसी दिन झगड़ा हुआ अपने अंकल से, तो उन्होंने अपने अंकल के सर पे शोभा जी ने लाठी से मार दिया। अब लाठी से मारा तो सर पे इंजरी हो गई। अब इंजरी की वजह से क्या हुआ कि इनका जो अंकल थे, अंकल को थोड़े टाइम के बाद सेप्टिक हो गया।
और सेप्टिक की वजह से वो मर गए। तो शोभा और इनके साथ एक और अक्यूज थे तिलक, उनको चार्ज किया गया कल्पेबल होमिसाइड से। तो अब कोर्ट के सामने एक सिचुएशन थी कि क्या जो लाठी का ब्लो है क्या वो डायरेक्ट कॉज था डेथ का। द आंसर वॉज नो। कोर्ट ने इसका आंसर नो में दिया था। क्यों? क्योंकि एविडेंस जो कोर्ट के सामने आया इस केस में वो ये था कि जब इंजरी कॉज हुई ना लाठी से, तो पहली बात वो इंजरी इतनी भयानक नहीं थी कि डेथ कॉज कर सके, फर्स्ट। दूसरी बात, जो अंकल थे उन्होंने ट्रीटमेंट को मतलब नेगलेक्ट किया, टोटली नेगलेक्ट किया, और उसकी नेगलेक्ट की वजह से जो सेप्टिक था वो डेवलप हो गया। वो किसी विलेज डॉक्टर के पास चले गए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, वो कोई हकीम था जो ऐसे ही झाड़ फूक करता था, तो उसने कुछ चीज़ें बताई कि ये लगा लो ठीक हो जाएगा। वो ठीक तो हुआ नहीं और उसमें इन्फेक्शन फैल गया। तो उस इन्फेक्शन की वजह से अंकल की जान चली गई। तो जब अंकल की जान चली गई तो इन लोग का जब प्रोसिक्यूशन हुआ था तो जजेस ने क्या बोला? जज ने बोला, माई रीडिंग ऑफ एविडेंस इज दैट the injury itself was not such as would in natural course result in death, but that death was caused by intervening circumstances. Intervening circumstances थे, namely sepsis consequent to bad handling of the wound and the application of village poultice. In other words, it seems to me that the case is one where death being caused by the use of wrong remedies and unskillful treatment rather than the one in which death were caused by the bodily injury, although resorting to proper skillful treatment it might have been prevented. Judges simply इतनी सी बात कह रहे हैं कि इसमें जो डेथ कॉज हुई है इस केस में, ये वूंड को गलत तरीके से हैंडल करने की वजह से हुई है। यहाँ पे लाठी इज नॉट द डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ। तभी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेथ मस्ट बी कॉजा कॉजेंस, नॉट कॉजा साइन क्वा नॉन। अच्छा, कॉजा साइन क्वा नॉन क्या होता है? मतलब एन एसेंशियल कॉज। अब एसेंशियल कॉज का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए शोभा ने लाठी की इंजरी ना दी होती तो ना सेप्सिस होता, ना बैड हैंडलिंग ऑफ वुंड होता, एसेट्रा ना। ये एक बात ये बात कही जा सकती थी कि अगर लाठी की इंजरी ना होती तो ये सेप्सिस और बैड हैंडलिंग ऑफ वुंड की तो कंडीशन ही ना आती। तो ऐसे केस में एक आर्गुमेंट बनाया जा सकता है कि शोभा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ हिज अंकल, बट क्या लॉ उसको बोलेगा ये आर्गुमेंट सही है? लॉ कहेगा ये आर्गुमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंजरी कॉज्ड है वो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ होनी चाहिए, इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं होनी चाहिए, कॉजा कॉजेंस होनी चाहिए। लाठी का ब्लो इतना सीवियर नहीं था कि वो डेथ कॉज कर सके, फर्स्ट। सेकंड चीज़, मेडिकल एविडेंस पे साफ दिख रहा था कि जो डेथ हुई है अंकल की वो इन्फेक्शन की वजह से हुई है, सेप्टिक डेवलप होने की वजह से हुई है, और उसके बाद जितना भी और एग्रेवेट हो गया था वो वुंड उसकी वजह से हुई है। तो क्योंकि उन्होंने अपना वुंड गलत तरीके से हैंडल किया और इग्नोर किया और विलेज के हकीम पे ज़्यादा यकीन किया, उसकी वजह से जो डेथ हुई है, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द अक्यूज्ड पर्सन्स। अक्यूज्ड की एक्ट डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं थी। तो हमेशा याद रखिए, डेथ का डायरेक्ट कॉज होना चाहिए अक्यूज्ड की एक्ट से, मतलब उनके बीच में एक लिंक होना चाहिए। द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड मस्ट डायरेक्टली कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम, ठीक है? इट मस्ट बी कॉजा कॉजेंस, नॉट कॉजा साइन क्वा नॉन, तभी वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। अब ये तो एक स्पेशल केस था। अब ऐसी भी सिचुएशन समझिए, इस पोजीशन ऑफ लॉ को इतना भी मत स्ट्रेच कर दीजिएगा कि आप ये समझने लगें कि जहाँ पे भी अक्यूज्ड पर्सन, लेट अस सपोज विक्टिम पे असॉल्ट करता है और विक्टिम मान लीजिए 10-15 दिन बाद मर जाता है, तो ऐसे केस में वो हो सकता है कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो, अगर उसकी इंजरीज़ जो हैं जो विक्टिम पे हुई हैं वो अक्यूज़ ने दी हैं, और अक्यूज़ ने जो इंजरीज़ दी हैं विक्टिम पे, उनका इफेक्ट ऐसा है जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में डेथ कॉज कर सकता है, देन इन दैट सिचुएशन जो अक्यूज्ड है वो लायबल होगा, ठीक है? क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अगर आप वुंड दें किसी को तो उस वुंड की वजह से गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, और
वूंड इतना अचानक से इन्फेक्शियस हो सकता है कि आदमी की जान चली जाए, लेकिन अगर उसके अंदर इंटरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस कोई ऐसे नहीं है कि जहाँ पे विक्टिम ने खुद ही मिस हैंडलिंग की, इग्नोर किया, या उस पर अपना लोकल इलाज करवाने लगा और उस लोकल इलाज की वजह से डेथ हो गई, तब उस सिचुएशन में अक्यूज लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर अक्यूज के डायरेक्ट वुंड इन्फ्लिक्ट करने के बाद अगर इन्फेक्शन या बाकी बीमारियां हुई और उसकी वजह से डेथ हो गई, तब अक्यूज लायबल होता है। तो डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है डेथ और अक्यूज के बीच, अक्यूज की एक्ट के बीच, तब उस सिचुएशन में ये नहीं कहा जा सकता कि जो डेथ है वो कॉजा कॉजेंस है। फिर वो कॉजा साइन क्वा नॉन बन जाएगी और जो कॉज ऑफ जो कल्पेबल होमिसाइड का मैटर है उससे वो बच जाएगा अक्यूज पर्सन। सिमिलरली एक इलस्ट्रेशन इमेजिन करिए, ए बी को लाठी से मारता है सर पे। अब उसकी वजह से बी को ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, बी को ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है और वो 10-15 दिन कोमा में रहता है, पर फिर वो रिकवर हो जाता है, ही रिकवर्स। अब रिकवर हो जाता है, फिर वो अपनी आम जिंदगी जीने लगता है। अब उस इंजरी की वजह से ब्रेन क्लॉटिंग हुई है उसको, ठीक है, बी को ब्रेन क्लॉटिंग हुई है, उसे पता नहीं। अब इस इंसिडेंट के 2-3 साल बाद ए ने जब बी को इंजरी दी, उसके 2-3 साल बाद बी को गाड़ी चलाते वक्त अचानक से ब्रेन में कन्वर्जल्स आते हैं बिकॉज ऑफ दैट क्लॉट, और उस क्लॉट की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में मर जाता है। तो क्या ए लायबल है बी की डेथ के लिए जो यहाँ पे हुई? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये कॉजा कॉजेंस नहीं है, कॉजा साइन क्वा नॉन है। यहाँ पे ए की लायबिलिटी बी की डेथ के लिए नहीं है। ए यहाँ पे इंजरी के लिए लायबल हो सकता है, ठीक है, बट नॉट फॉर डेथ ऑफ बी। ऑलराइट, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सिमिलरली एक और इलस्ट्रेशन सुनिए कि मान लीजिए ए है, वो गाड़ी चला रहा है, अपनी कार चला रहा है, और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाला उसे मिलता है। जो पुलिस वाला होता है वो गाड़ी रोकने को कहता है, वो रोकता नहीं है। पुलिस वाला कूद के गाड़ी पे चढ़ जाता है, ठीक है, और ए है अभी भी गाड़ी चला रहा है, उसने गाड़ी चलाना बंद नहीं किया है, और जो पुलिस वाला है चलती हुई गाड़ी पे बोनेट पे एकदम लेटा हुआ है और विंडशील्ड को पकड़ा हुआ है। अचानक से ए जो है ब्रेक मारता है। ब्रेक मारने की वजह से जो पुलिस वाला है वो छटक के गिरता है दूसरी साइड पे, रोड की ऑपोजिट साइड पे गिर जाता है, और जो एक ही कार के पीछे जस्ट एक बहुत तेज़ी से ट्रक आ रहा था, और वो जो ट्रक है वो उस पुलिस ऑफिसर को कुचल देता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। तो अब इस सिचुएशन में क्या ए पुलिस ऑफिसर की डेथ के लिए लायबल है? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि डेथ इज़ नॉट कॉजा कॉजेंस, डेथ इज़ कॉजा साइन क्वा नॉन। इन दिस केस ही वोंट बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, ठीक है, दोनों ही चीज़ों के लिए वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड ही नहीं होगी तो मर्डर में कैसे जा सकता है, राइट? सो आई होप ये 3 इलस्ट्रेशन आपको थोड़ी सिचुएशन क्लियर करें एज रिगार्डिंग दैट डेथ मस्ट बी कॉजा कॉजेंस नॉट कॉजा साइन क्वा नॉन। याद रखिए, द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड मस्ट हैव अ डायरेक्ट नेक्सस विद द डेथ कॉज्ड, ठीक है, एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड मस्ट बी डायरेक्टली ट्रेसेबल एंड इट शुड बी द डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत रिमोट कॉजेस, अगर अक्यूज़ की एक्ट से कई रिमोट कॉज क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से फिर डेथ हो जाती है, तब अक्यूज़ लायबल होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिए, तब उस सिचुएशन में नहीं लायबल होता। जैसे एक पुलिस वाला जो एग्जांपल दिया, तो अभी बोनेट पे चढ़ के एक ही कार रोकने की कोशिश की, और दूसरा वो जब ए ने बी को ब्रेन इंजरी दी और उसके 2-3 साल बाद वो मर गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न की ब्रेन में क्लॉटिंग थी, पता नहीं चला। बाद में वो क्लॉटिंग की वजह से कन्वल्जन्स आया, गाड़ी चलाते उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट चला के वो मर गया। यहाँ पे भी ये कॉजा कॉजेंस नहीं है, ये कॉजा साइन क्वा नॉन है, ठीक है, क्योंकि रिमोट कॉज है, डायरेक्ट कॉज नहीं है, इट इज़ अ रिमोट कॉज, ठीक है, डिफरेंट है, दूर है। रिलेटेड है, ऑफ कोर्स इट इज़ रिलेटेड टू द इंजरी कॉज्ड बाय अक्यूज्ड, इट इज़ रिलेटेड, बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉज, इट इज़ अ रिमोट कॉज, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब इंटेंशन को लेके बात करते हैं।
इंटेंशन पे पहला प्रिंसिपल आप याद रखिएगा क्रिमिनल लॉ में क्या है, एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू इंटेंड द रैशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, ठीक है, एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू इंटेंड द रैशनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। तो अगर कोई एक आदमी दूसरे को कुल्हाड़ी से मार देता है और उसके बाद ये कहता है कि मेरा इंटेंशन मारने का नहीं था, तो कोर्ट उसको सीधे कहेगा कि इतना डेंजरस एक्ट जब आप कर रहे थे और वाइटल पार्ट्स पे आपने कुल्हाड़ी चलाई, सारे टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस को देख के यही लगता है कि यू हैड द इंटेंशन टू किल एंड यू आर क्लियरली गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। ऐसी ही बात बोली थी कोर्ट ने डिबिया वर्सेस स्टेट में 22 फरवरी 1952 को ये डिसाइड हुआ। ये मेन पॉइंट नहीं है कि केस के फैक्ट्स क्या थे, मेन पॉइंट है कि कोर्ट ने इंटेंशन शब्द को और बॉडीली इंजरी को कैसे डिफाइन किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि appellant did in fact inflict injury on the head of the deceased with an axe which resulted in his death, and consequently appellant was rightly convicted of having caused the death. Causing of a serious injury on a vital part of the body of the deceased with a dangerous weapon like an axe must necessarily lead to the inference that the appellant intended to kill the deceased. He was therefore clearly guilty of murder. Then जो एक्सप्रेशन था with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, उसको उसके बारे में कोर्ट क्या बोलता है, बोलता है it means that the person intended to cause injury which resulted in death or was likely to cause death. It is not the death itself that was intended, that was the intended result of such person. Thus, where bodily injury sufficient to cause death is inflicted, it is immaterial to go into the question of intention to cause death. Difference between intention to cause death and injury likely to cause death is the degree of criminality, but for the purpose of law, it makes no distinction in punishment as the object for both is same. अब एक illustration है, मैं आपको देता हूँ, where a police officer arrests a thief and mercilessly beats him in his custody, after the result of which the thief dies, then the police officer is guilty of culpable homicide, even though उसका intention death cause करने का नहीं होगा, उसका intention सिर्फ injury inflict करने का था। तो जब उसने वो injury inflict की और thief मर गया, in that situation who is liable? Police officer is liable for culpable homicide because he acted with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. मैंने आपको इंटेंशन की डेफिनेशन पहले भी दी थी लेक्चर्स की, आई थिंक आईपीसी की शुरुआत के टाइम में दिया था, मैं फिर से एक बार रिइटरेट कर देता हूँ। इंटेंशन इज़ अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड in which mental faculties are roused into activity and summoned into action for the purpose of achieving a conceived end. It means shaping of one's conduct so as to bring about a certain event. Therefore, in the case of intention, mental faculties are projected in a set direction. Intention need not necessarily in all cases involve premeditation, and whether the intention exists or not is a question of fact. Always remember that. तो इंटेंशन जो होता है, जो सेक्शन 299 में है वर्ड इंटेंशन, उसमें आप जब भी कोई एक्ट करते हैं, जब भी आप पहले पार्ट में फॉल करेंगे, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आपका मारने का इंटेंशन था किसी को, अगर आप कुल्हाड़ी से किसी के वाइटल पार्ट पे अटैक करते हैं या चाकू से किसी के सर पे वार करते हैं या हार्ट पे मारते हैं या इतने फोर्स से चाकू मारते हैं कि वो स्पाइन को तोड़ के निकल आए, तो ऐसे केस में इंटेंशन टू कॉज डेथ एविडेंट हो जाता है बाय द इंजरी दैट यू कॉज्ड। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। द इंजरी इटसेल्फ शोज दैट यू हैड द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंजरी खुद ही दिखा देती है कि यू हैड द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। लेकिन जो डिसजंक्टिव इसके बाद लगाया है 299 कल्पेबल होमिसाइड में, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, इसमें एक चीज़ समझाई गई है एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे हो सकता है आपका इंटेंशन डेथ कॉज करने का ना हो। यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी वो आ जाती है जहाँ पे आदमी ये नहीं चाहता कि मैं इसकी जान ले लूँ,
तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने अभी पुलिस वाले का एग्जांपल दिया कि पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा, चोर को उसने कस्टडी में खूब मारा, उसकी जान नहीं लेना चाहता है वो, ही डजंट वांट टू किल हिम, वो सिर्फ उसे पीटना चाहता है जिससे वो आगे चोरी ना करे, लेकिन इतना मर्सीलेसली मारता है कि थीफ मर जाता है। और अगर थीफ मर जाता है तो हो सकता है उसकी एक्ट्स में ये ना दिख रहा हो कि उसका इंटेंशन मारने का था, पर क्यूमुलेटिवली अगर आप देखेंगे तो ये तो दिख जाएगा कि उसका इंटेंशन बॉडीली इंजरी तो कॉज करने का था, और अगर वो बॉडीली इंजरीज ऐसी हैं विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, मर्सीलेसली मारेगा तो बॉडीली इंजरी ऐसी इन्फ्लिक्ट बड़े आराम से हो सकती हैं विच आर लाइकली टू कॉज डेथ। सो इन दैट सिचुएशन पुलिस ऑफिसर का हो सकता है इंटेंशन टू कॉज डेथ करने का ना हो, बट ही हैड द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज दैट एंड ही विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। लॉ कोई वो पनिशमेंट के पर्पस के लिए कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, ये बस डिग्रीज की बात कर रहा है कि अगर आप पहली डिग्री में चले गए जो हाईएस्ट से पनिशेबल है वो है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, पनिशमेंट में कोई डिफरेंस नहीं करता, वो बस एक प्रोबेबिलिटी की डिग्री बताता है कि पहली हाईएस्ट डिग्री है इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री है इंटेंशन टू ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और थर्ड डिग्री है नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। इन तीनों में ये ऐसा नहीं करता लॉ कि इन तीनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नॉलेज। नॉलेज को उसने अलग तरीके से ट्रीट किया है, वो 304 के पार्ट 2 में जाता है। तो नॉलेज को अगर आप हटा दें तो एज फार एज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी इज कंसर्न एंड इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इज कंसर्न, इसके पर्पस के लिए लॉ कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। लॉ दोनों चीज़ों को समान मानता है और उनको समान तरीके से पनिश करता है। ठीक है, नॉलेज के केस में 304 में पनिशमेंट बदल जाता है 304 पार्ट 2 में, क्योंकि 304 पार्ट 2 में जब नॉलेज के को ध्यान में रखते हुए कल्पेबल होमिसाइड कमिट की गई है, अगर मान लीजिए जो कन्विक्शन रिकॉर्ड हुआ है वो ये कहता है कि द एक्यूज्ड पर्सन हैड द नॉलेज दैट इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ एंड हेंस हिज एक्ट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमिसाइड, सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर नहीं है, सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड, देन इन दैट सिचुएशन 304 का पार्ट 2 कहता है कि मैक्सिमम सेंटेंस जो आप उसे दे सकते हैं वो 10 साल तक जा सकता है, या और मिनिमम सेंटेंस फाइन से भी पनिशेबल है, क्योंकि लिखा हुआ है 304 के पार्ट 2 में विच में एक्सटेंड टू 10 years और फाइन और विद बोथ, वहाँ पे नॉलेज मेन क्राइटेरिया है। तो नॉलेज को अलग तरीके से लॉ ट्रीट करता है, बट एज फार एज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एंड इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, इन दोनों में लॉ कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। सो 304 के पार्ट 1 में लॉ फर्स्ट 2 पार्ट्स को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि दोनों मान लीजिए सेम हो, तो दोनों का पनिशमेंट इक्वल वो इस केस में लगाता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि एज फार एज हुएवर कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, इन दोनों केसेस में लॉ कोई डिफरेंस एनविसेज नहीं करता है फॉर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट। हाँ, थियोरेटिकली आप ये ज़रूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो पहली डिग्री है, जो फर्स्ट पार्ट है, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, इसको फर्स्ट डिग्री अगर आप कहें तो ये थोड़ी ज़्यादा एग्रेवेटेड है। सेकेंड पार्ट में इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये थोड़े डिफरेंट नेचर की है। और थर्ड पार्ट में नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ये थोड़ा उससे भी लोअर डिग्री की है। तो 3 डिग्रीज क्रिएट होती हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल बातें हैं। प्रैक्टिकली इनका कैसे ट्रीटमेंट होगा ये लॉ आपको बताएगा, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। पर थियोरेटिकली ये कहा जाता है कि पहली जो 2 सिचुएशन है, जो पहली तीनों सिचुएशन है, ये फर्स्ट डिग्री है, फिर बॉडीली इंजरी वाली सेकेंड डिग्री है और नॉलेज वाली थर्ड डिग्री है। ठीक है, और ये जो डिग्रीज है ना, ये प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज़ पे भी मैं आऊँगा, उस टर्मिनोलॉजीज़ पे भी आऊँगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट थिंग इज़ नॉलेज। तो नॉलेज और इंटेंशन को आपस में कंफ्यूज मत करिएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत अलग अलग टर्म्स हैं। सेक्शन 299 इन फर्स्ट डिफाइन 2 categories and does not deal with the knowledge, whereas it does in relation to the third category. It would also be relevant to bear in mind the import of the terms likely by such act to cause death. Herein again
distinction is created by the usage of word likely and it would mean probably not possibly. possibility की बात नहीं हो रही यहाँ पे, probability की बात हो रही है. probability possibility से ज़्यादा होती है. ठीक है. तो अगर आदमी आपसे पूछे कि किसी एंडेवर में सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, तो आप बोलेंगे 30%. तो ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है. लेकिन अगर इसी सवाल का जवाब 30% की बजाय मान लीजिए हो 85%, तो ये प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. पॉसिबिलिटी नहीं कहलाएगी तब वो. 85% सक्सेस के चांस क्या कहलाएंगे? प्रोबेबिलिटी कहलाएंगे, नॉट पॉसिबिलिटी. सो द मेन डिस्टिंक्शन is between the words likely. The word likely as used in section 299 means probability, not possibility. When an intended injury is likely to cause death, the same would mean an injury which is sufficient in ordinary course of nature to cause death, which in turn could mean that death would be the most probable cause. The distinction between knowledge and intention, then the knowledge in the context of section 299 would mean consciousness or realization or understanding. क्या आप generally aware हैं इस situation के बारे में? The distinction between the terms knowledge and intention is again of difference of degrees. ये भी degrees का difference है. An inference of knowledge that it is likely to cause death must be arrived at keeping in view the fact and situations of each case. The accused must be aware about the consequence of his act. Then remember the definition of knowledge in Kesar Singh versus State of Haryana. Knowledge denotes a bare state of consciousness in which the human mind might itself remain supine or inactive, whereas intention connotes a conscious state in which mental faculties are roused into activity. तो मतलब नॉलेज के केस में क्या होता है कि आपका दिमाग एक्टिव नहीं होता, अवेयर है, उसको पता है कि किसी चीज़ से कोई बैड इफेक्ट क्रिएट हो सकता है. कि लेट अस सपोज आप गाड़ी बारिश के टाइम पे बहुत तेज़ स्पीड पे चला रहे हो, तो ऐसे में इंटेंशन हो सकता है एक्सीडेंट करवाने का ना हो, लेकिन आपके दिमाग के पीछे एक अवेयरनेस ज़रूर होगी कि बारिश के टाइम पे बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाने पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये जो बेयर स्टेट ऑफ अवेयरनेस है ना इन फैक्ट्स की, ये नॉलेज कहलाएगी. यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी मेंटल फैकल्टीज राउज होके एक्सीडेंट को प्रोड्यूस करने के पीछे नहीं चल रही हैं, लेकिन अवेयरनेस तो है ना कि किसी फैक्ट से इन सिचुएशन से बारिश की वजह से और तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है. तो ये नॉलेज है, इट इज़ नॉट इंटेंशन. और नॉलेज बहुत वाइड टर्म है. नॉलेज के अंदर ग्रोस नेग्लिजेंस भी आ जाती है. ठीक है, कि अगर नेग्लिजेंस इतने ग्रेव डिग्री की है कि वो ग्रोस है, तो वो नॉलेज की कैटेगरी में चली जाएगी. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज डेफिनेशंस कि ये डेफिनेशंस किस पर्पस में है. अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटेंशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोटिव और इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस. ये तीनों शब्द डिफरेंट हैं. नॉलेज भी अलग है, इंटेंशन भी अलग है, इग्नोरेंस भी अलग है और नेग्लिजेंस भी अलग है. तो नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस के बारे में हम 304 में बात करेंगे. सो राइट नाउ जस्ट कीप इट असाइड. अब इंटेंशन और नॉलेज कैसे गैदर होते हैं फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी कोर्ट में आके तो बताता नहीं कि मेरा इंटेंशन क्या है या मेरी नॉलेज क्या है. ये आप फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से गैदर करते हैं, क्योंकि ये इनविजिबल स्टेट ऑफ माइंड है. इनविजिबल स्टेट ऑफ माइंड इसलिए क्योंकि आप देख थोड़ी ना सकते हैं किसी का इंटेंशन या नॉलेज. तो ऐसे केस में आप ये सारी चीज़ें गैदर करते हैं फ्रॉम द वेपन यूज्ड, क्या हथियार यूज़ किया गया है, कितनी फेरोसिटी से हमला किया गया है, कितनी इंजरीज कॉज की गई हैं, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या थे, क्या प्रीवियस एनिमिटी लोगों के बीच में थी या नहीं, डिसीज्ड और अक्यूज्ड के बीच, क्या अक्यूज्ड पर्सन के पास कोई एक्स्ट्रा मोटिव था क्राइम कमिट करने का, एसेट्रा एसेट्रा. तो ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से दिखता है कि क्या रिलेवेंट है क्या नहीं, और उसी के बेसिस पे आप इंटेंशन और नॉलेज प्रूव कर सकते हैं. अब I would just narrate to you the relevant part of the judgment of Jayaprakash versus State, in which the Supreme Court said the framers of the court designedly used the words intention and knowledge
and it is accepted that the knowledge of the consequence which may result in doing the act is not the same thing as an intention that such consequence should ensue. Firstly, when an act is done by a person, it is presumed that he must have been aware about the certain specified harmful consequences which would or could follow, but that knowledge is bare awareness and not the same thing as intention that such consequence should ensue. As compared to knowledge, intention requires something more than a mere foresight of the consequences, namely the purposeful doing of a thing to achieve a particular end. तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है आपसे? वही बात कह रहा है जो अभी मैंने आपको एक्सीडेंट वाले इलस्ट्रेशन में समझाई. देखिए, इंटेंशन में क्या होता है, आपकी मेंटल फैकल्टीज एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिव रहती हैं. ठीक है, अगर आप किसी को चाकू से मारना चाहते हैं तो आप स्टैब इतना वाइटल पार्ट पे करते हैं और इतनी फोर्स से करते हैं कि आप उसकी जान लेना चाहते हैं, वो दिख जाता है इन्हीं फैक्ट से. लेकिन लेट अस सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार एट अ वेरी हाई स्पीड और एक बिजी रोड पे. नाउ यू आर अवेयर कि सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए और कोई मर जाए. तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास नॉलेज है, यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, क्योंकि आप किसी को मारना नहीं चाहते. आपके दिमाग में क्या है कि आई डोंट वांट टू कॉज एन एक्सीडेंट. आपको ये पता है कि मैं एक्सीडेंट करना चाहता नहीं हूँ, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो एक्ट्स मैं कर रहा हूँ, एक बिजी रोड पे बड़ी तेज़ स्पीड से गाड़ी जो चला रहा हूँ, इससे एक्सीडेंट हो सकता है. तो ये जो हो सकता है होने वाली बात है ना, ये नॉलेज की कैटेगरी में चली जाएगी. और ये जो हो सकता है होने वाली बात है, तो ये क्या पॉसिबिलिटी कहलाएगी या प्रोबेबिलिटी में जाना चाहिए? तो इसका सीधा सा आंसर अभी मैं बता दे रहा हूँ. इट इज़ प्रोबेबिलिटी बॉर्डर लाइनिंग ऑन सर्टेनिटी. ये बहुत हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो नॉलेज चाहती है. ये मियर पॉसिबिलिटी नहीं एनविसेज करती, क्योंकि मियर पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी हो सकता है. ये प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में जाननी चाहिए. ठीक है. और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कोर्ट के सामने कोई फैक्ट आते हैं तो पहला चीज़ कोर्ट यही मान के चलता है कि अगर आपने कोई एक्ट की है तो आप उसके कंसिक्वेंस से भी अवेयर होंगे. पर नॉलेज के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें बेयर स्टेट ऑफ अवेयरनेस होती है. इट इज़ नॉट द सेम थिंग एज एन इंटेंशन. अब केनी ने इन हिज आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में बहुत अच्छे से बताया है, इलस्ट्रेशन देके, कि इंटेंशन क्या है और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉलेज. इंटेंशन के लिए वो बोलते हैं, टू इंटेंड इज़ टू हैव इन माइंड अ फिक्स्ड पर्पस टू रीच अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. The noun intention in the present connection is to use to denote the state of mind of a man who not only foresees but also desires the possible consequence of his conduct. कि वो सिर्फ फोरसी ही नहीं करता इंटेंशन के केस में अपनी एक्ट्स को, बट वो चाहता है कि वो काम हो. तो यहाँ पे डिज़ायर वाली बात हो जाती है. इंटेंशन के केस में डिज़ायर होता है पर्सन का कि उसकी एक्ट से वो रिजल्ट आए. ठीक है. नॉलेज के केस में ये नहीं होता. नॉलेज के केस में डिज़ायर एब्सेंट होती है, सिर्फ अवेयरनेस होती है. इन द केस ऑफ नॉलेज द डिज़ायर इज एब्सेंट बट अवेयरनेस इज देयर. बट इन इंटेंशन के केस में डिज़ायर भी होती है और अवेयरनेस भी होती है. तो कैनी एक एग्जाम्पल देते हैं. दस इफ अ मैन थ्रोज अनदर फ्रॉम अ हाई टावर और कट्स ऑफ हिज हेड, it would seem plain that he both foresees the victim's death and also desires it. The desire and the foresight will also be the same if the person knowingly leaves a helpless, invalid or infant without nourishment or other necessary support until death supervenes. It will be noted that there cannot be an intention unless there is also a foresight, since a man must decide to his own satisfaction and accordingly must foresee that to which his express purpose is directed. तो कैनी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते हैं कि अगर आप किसी का सर काट दें या किसी को छत से फेंक दें, बहुत हाई टावर से फेंक दें, लेट अस सपोज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से आपने किसी को फेंक दिया, तो इंटेंशन टू कॉज डेथ तो बहुत आराम से निकल आएगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे डिज़ायर और फोरसाइट दोनों हैं और आपकी एक्ट दिखा रही है कि आप कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं. सिमिलरली उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लीजिए कोई एक बच्चे को डेजर्ट में छोड़ के चला जाए पेरेंट, तो इसका मतलब ही फोरसीज हिज डेथ, और यहाँ पे भी इंटेंशन टू कॉज डेथ बहुत आराम से प्रिज्यूम किया जा सकता है. देन ही सेज बट अ मैन कैन नॉट इंटेंड टू डू अ थिंग अनलेस ही डिज़ायर्स टू डू इट. तो जब तक डिज़ायर नहीं है तब तक इंटेंशन गायब होगा.
it may well be a thing that he dislikes doing, but he dislikes still the more the consequence of not doing it. That is to say, he desires the lesser of a two evil, and therefore he has made up his mind to bring about that one. तो मेन चीज़ केनी कहते हैं, और ये बहुत करेक्ट भी है कंटेक्स्ट में इंडियन लॉ के, कि इंटेंशन के पर्पस के लिए डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है, कि when you do a particular act, you do with a particular desire and foreseeability to produce a particular result. So if you cut off the head of a man, you do it with the intention of killing him, और वहीं से इंटेंशन दिख जाता है. पर नॉलेज के केस में डिज़ायरेबिलिटी एब्सेंट होती है, पर फोर्सिएबिलिटी होती है, और जो फोर्सिबिलिटी होती है और बेयर स्टेट ऑफ अवेयरनेस होती है, वो प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में होनी चाहिए, तभी नॉलेज कहलाएगी. प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए. एक बिजी हाईवे पे तेज स्पीड लिमिट का वायलेशन करके खूब हाई स्पीड पे गाड़ी चलाना, एक आदमी सोच सकता है कि यार ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक्सीडेंट हो जाता है और कोई मर जाता है, तो अक्यूज लायबल होगा उस बात के लिए. इसलिए नहीं क्योंकि उसका इंटेंशन था, इसलिए क्योंकि उसके पास नॉलेज थी. एक बिजी रोड पे बारिश के दौरान तेज़ स्पीड पे गाड़ी चलाना, कोई मर गया. अब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट बोलेगा कि इवन दो you never had the intention but you had the knowledge, because given the circumstances and given the set of your acts, there was the imminent probability, borderlining or certainty that this kind of result would follow. तो ऐसे केस में इनका कन्विक्शन हो जाएगा नॉलेज वाले पार्ट में, ठीक है, बट नॉट इन द मैनर ऑफ इंटेंशन और या इंटेंशन टू कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज दैट. दोनों ही सिचुएशन में नहीं होगा, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में पहले के दो पार्टों में इंटेंशन होना चाहिए. इसीलिए मैं इंटेंशन और नॉलेज पे इतना एलैबोरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टर्म्स आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं. जब तक ये टर्म्स नहीं समझ पाएंगे तब तक मर्डर नहीं समझेंगे. इंटेंशन जहाँ आपको समझ में आ गया, वहाँ पे चीज़ें समझना आसान होना शुरू होता है. ये शुरुआत है. अब इंटेंशन पे इतना एलैबोरेशन की क्या ज़रूरत है. पहली चीज़ ये देखिए, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death. यहाँ पे इंटेंशन शब्द का यूज़ हुआ है, तो इंटेंशन शब्द रेलेवेंट है. फिर जो और आता है, और भी डिसजंक्टिव है, वो कहता है और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी. तो यहाँ पे भी इंटेंशन शब्द रेलेवेंट है. तो मतलब अगर आप बॉडीली इंजरी भी कॉज कर रहे हैं, तो उस इंजरी को कॉज करने का इंटेंशन होना चाहिए. पर तेज स्पीड के ड्राइविंग के केस में जो अभी मैं नॉलेज को लेके इलस्ट्रेशन आपको दिया हूँ, उसमें जो इंटेंशन था वो ना ही डेथ का था ना बॉडीली इंजरी का था. क्या जो अक्यूज था वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बॉडीली इंजरी देना चाहता था? डिड ही हैड दैट इंटेंशन? इंटेंशन नहीं था, अवेयरनेस थी, बेयर स्टेट ऑफ अवेयरनेस. वो नॉलेज की कैटेगरी में जाएगी. इसीलिए 299 ने कल्पेबल होमिसाइड पे पहले जो स्ट्रेस दिया है वो इंटेंशन शब्दों पे दिया है. तो इंटेंशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज आपको समझना बहुत ज़रूरी है. ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड मर्डर एंड 304 एंड इट्स टू पार्ट्स. ठीक है, वही सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है. उसके बाद आईपीसी इज़ वेरी वेरी ईजी. अब मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन देता हूँ. अ पर्सन वो वॉलंटरली इन्फ्लिक्ट्स इंजरी सच एज टू एंडेंजर लाइफ must always, except in the most extraordinary circumstances, be taken to know that he is likely to cause death. So if a man with a very strong force kicks a delicate person in the abdomen, which is the vulnerable part of the human body, and due to such act a person dies due to a ruptured spleen, then he should have been presumed to have been done with the knowledge of that he by his such acts was likely to cause death. ये मैंसेल वर्सेस एम्परर का केस है, उसके केस में मैंने बताया, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया. सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड इलस्ट्रेशन इज दिस, वेयर अक्यूज्ड फायर्ड हिज गन इन एयर टू स्केयर अवे द ऑपोजिट पार्टी एंड ड्यू टू रिकोशेटिंग one stray bullet caused a gunshot wound to a person who died in the consequence, then in this situation accused is deemed to have knowledge that by such act he is likely to cause death. यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी भी नहीं है, ना इंटेंशन टू कॉज डेथ है. लेकिन जब तुमने इतनी डेंजरस एक्ट की कि गोली चला रहे हो, हवा में ही चला रहे हो, और 2-3 बार या 6 बार तुमने चलाई, तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है ना कि कोई स्ट्रे बुलेट रिकोशेट कर देगी. और अगर
इतनी डेंजरस एक्ट से किसी को चोट लग गई और वो मर गया, तो यहाँ पे कोर्ट बोलेगा कि आपके पास हो सकता है डिज़ायर ना हो किसी को हर्ट करने की, इंटेंशन ना हो किसी को बॉडीली इंजरी देने का, इंटेंशन ना हो किसी को किल करने का, बट यू हैड द नॉलेज दैट यू वांट टू that you had the knowledge that your act is likely to cause death, तो उसकी कैटेगरी में चले जाएंगे। तो सेलिब्रेटरी फायर के केसेस में आप जान लीजिए कि जो लोग शादी में जो गोली चलाते हैं ना हवा में, अगर कोई मर गया तो वो कल्पेबल होमिसाइड में लायबल होंगे। तो अजमेर सिंह वर्सेस स्टेट में ये फैक्ट हेल्ड हुआ था, ये इलस्ट्रेशन था, ये उसी केस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। ऐसे ये केस था जमालुद्दीन, ठीक है, ये 1892 में रिपोर्ट हुआ। यहाँ पे अक्यूज्ड ने, ये बाबा थे कोई, और झाड़ फूँक करते थे, तो किसी पे कोई जिन चढ़ गया। तो जब वो जिन जो चढ़ा था उसको इन्होंने उतारने के पर्पस से डिसीज्ड को इतना मारा, इतना वायलेंटली मारा कि जिन तो नहीं उतरा, डिसीज्ड निकल लिए। तो जब डिसीज्ड मर गए तो इन पे चार्ज लगा था। अब यहाँ पे ये केस मर्डर में नहीं जा पाया था, लेकिन यहाँ पे इनका पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड के लिए हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडीली इंजरीज थी दे वर लाइकली टू कॉज डेथ, और वो इंटेंशन की कैपेसिटी में आ गया था। नॉलेज की केस में भी कोर्ट ने माना था कि यहाँ पे अगर हम ये भी मान लें कि आपका इंटेंशन सच बॉडीली इंजरीज कॉज करने का नहीं था दैट वाज लाइकली टू कॉज डेथ, इवन देन यहाँ पे बेयर स्टेट ऑफ अवेयरनेस तो है ही है कि आपकी एक्ट पे क्या कहते हैं, किसी की जान जा सकती है। तो ऐसे केस में इन पे नॉलेज इम्प्यूट कर दी गई थी, ठीक है, एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। वैसे ही अगर एक पढ़ा लिखा आदमी, लेट अस सपोज, किसी हॉरर मूवी देखने के बाद ऐसा समझे कि उसके घर पे भूत घुस आया है, और भूत नहीं होता है, वो उसी का फ्लैटमेट होता है, और उसने गलती से फ्लैटमेट को ही मार दिया आपने, और कोई उसने ज़ीरो एफर्ट लगाया ये पता करने पे कि वो इंसान है या नहीं, ऐसे में भी ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में चले जाएंगे। यहाँ पे एक केस था 1898 का, कांगला वर्सेस किंग, उसको मैंने थोड़ा ऑल्टर करके बताया है हॉरर मूवी देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे इलस्ट्रेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। क्योंकि इस केस में क्या हुआ था, अक्यूज्ड किल्ड a person by hitting him under the belief that he was hitting a ghost, but अपने डर के कारण he took no steps to satisfy himself that it was not a human, that it was not a ghost but a human being. In this case court found that it was a case of culpable homicide. अब एक नेक्स्ट केस आपको बताता हूँ। इस केस में क्या हुआ, A struck B and B became senseless. अब A believed B to be dead. A and his wife placed B on a wooden pyre and set it ablaze. चिता पे लिटा दिया और आग लगा दी उस पर। B की मौत हो गई ड्यू टू दोज बर्न इंजरीज, जब वो वुडन पायर पे लिटाया गया था। उसकी वजह से नहीं हुई जो इंजरी कॉज की गई थी, इंजरी की वजह से उसे बेहोश हुआ था। उसकी असली मौत उस वजह से हुई थी बिकॉज वुडन फायर पे उसे जला दिया गया था। तो इस केस में कोर्ट ने इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस माना था, और नॉलेज इम्प्यूट की थी, ठीक है, नॉलेज का केस था कि कम से कम इतना सेंस तो होना चाहिए कि बेयर स्टेट ऑफ अवेयरनेस तो आपके पास थी, अगर जिंदा हुआ तो वो मर सकता था। तो दैट वाज अ इस केस में कोर्ट ने पाया था कि यहाँ पे जो सिचुएशन है इट इज़ बॉर्डर लाइनिंग और सर्टेनिटी, एंड यहाँ पे लाइबल है, तो यहाँ पे भी नॉलेज इम्प्यूट की गई थी। अब मैं आपको एक और फाइनल इलस्ट्रेशन देता हूँ इसी पॉइंट पे कि अगर मान लीजिए दो लोग हैं, वो लेट सपोज एक नाम लेते हैं रमेश को ए और बी मारना चाहते हैं, और दोनों इंजरीज कॉज करते हैं रमेश पे इंडिपेंडेंटली। ए और बी एक दूसरे को नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। वो रमेश को मारने के लिए एकदम से घर पे आते हैं और एक इंजरी कॉज करते हैं इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, एक दूसरे को जानते नहीं। सी मर जाता है, सॉरी जो रमेश है वो मर जाता है इसके कंसिक्वेंस में, और वो इसलिए मरता है क्योंकि जो ए और बी ने जो इंजरीज उस पर कॉज की हैं वो अपने आप में सफिशिएंट थी व्हेन यू सी देम टुगेदर, दैट दे वर सफिशिएंट टुगेदर टू कॉज डेथ। लेकिन अगर अलग अलग ले ली जाए कि अगर ए की
जो ए के द्वारा कॉज की हुई इंजरीज अलग तरीके से ली जाएं और बी के द्वारा कॉज की हुई इंजरीज अलग तरीके से ली जाएं, तो उस केस में वो डेथ कॉज नहीं कर सकती थी। पर चूंकि दोनों इंजरीज एक साथ ऑकर हुई तब वो डेथ कॉज कर सकती थी, एंड दे वर सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो क्या ऐसे केस में रमेश की मौत के लिए ए और बी जिम्मेदार होंगे? देन द आंसर इज येस, दे वुड बी लायबल इन दिस सिचुएशन एंड बोथ ऑफ देम वुड बी हेल्ड टुगेदर इवन दो दे एक्टेड सक्सेसिवली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के बात किया और एक दूसरे को बिना जाने या बिना कॉमन इंटेंशन के ये काम किया, इवन देन बोथ ऑफ देम वुड बी लायबल फॉर द डेथ ऑफ रमेश। ये बात याद रखिएगा। अब एक केस बताता हूँ रप्चर्ड स्प्लीन को लेके, ठीक है। ये रप्चर्ड स्प्लीन को लेके केस है मुन्नी लाल वर्सेस एम्परर का। रप्चर्ड स्प्लीन के केसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो लोकस क्लासिकस है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1943, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत पूछे जाते हैं और बिहार में बहुत पूछे जाते हैं। So it is very essential for you to know the cases of ruptured spleen. अब जो मुन्नी लाल थे इस केस में, मुन्नी लाल वर्सेस एम्परर में, जो अक्यूज थे वो अपने नेफ्यू के साथ अपना पैसा कलेक्ट करने गए थे डिसीज्ड पर्सन से। उसने कहा, डिसीज ने कहा कि उसके पास पैसा नहीं है देने को। तो भाई अक्यूज्ड पर्सन ने उसको दौड़ा के मारना शुरू कर दिया और उसका गला दबाने की कोशिश की। और मुन्नी लाल जो थे डिसीज्ड के चेस्ट पे बैठे और उसको कुछ घूंसे मारे और फिर उसका गला दबाने लगे। बाद में लोगों ने बीच बचाव किया और उससे बोला कि प्लीज़ इसको छोड़ दो, और उसने तब भी नहीं छोड़ा। अचानक से जो डिसीज़ था वो मर गया इसी दौरान। अब मेडिकल रिपोर्ट में ये आया कि जो डिसीज्ड की मौत हुई है ना वो गला दबाने से हुई है ना वो इंजरी से हुई है, वो हुई है रप्चर्ड स्प्लीन से। क्योंकि जब वो उसके चेस्ट पे बैठा था तो जो डिसीज़ था उसकी एनलार्ज स्प्लीन थी। तो जब अक्यूज उसके चेस्ट पे बैठा तो कुछ रिब्स टूटी, तो रिब्स ने स्प्लीन को पंक्चर किया, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उसकी वजह से वो मर गया। तो यहाँ पे ये केस था एनलार्ज स्प्लीन वाला। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि अगर मुन्नी लाल को पता होता कि डिसीज्ड की स्प्लीन एनलार्ज्ड है तो ऐसे केस में तो उनको मर्डर की सज़ा होती। लेकिन क्योंकि इनको कोई भी आइडिया नहीं था कि डिसीज्ड की स्प्लीन एनलार्ज्ड है और तब उसको जाने बिना उन्होंने ये एक्ट की, तो ये केस कल्पेबल होमिसाइड में जाता है नॉलेज वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पे उनको नॉलेज के लिए लायबल किया गया कि उनकी एक्ट जो है, इंटेंशन तो नहीं बनी, ही नेवर हैड द इंटेंशन टू कॉज दैट, लेकिन हिज एक्ट्स डू फॉल इनटू द रेल्म ऑफ नॉलेज as envisaged by section 299 last part, वो वाला पार्ट जहाँ पे लिखा है और with the knowledge that he by such act is likely to cause death। तो ध्यान रखिएगा, कोर्ट ने बोला अगर इनको यही इसी केस में पता होता कि रप्चर्ड स्प्लीन मतलब कि डिसीज की स्प्लीन एनलार्ज्ड है और तब उन्होंने ऐसी एक्ट की होती तो सीधे कोर्ट कहता है ये लायबल है मर्डर के लिए, सीधे मर्डर के लिए लायबल कर देता है, क्योंकि फिर तब वो फॉल कर जाता इंटेंशन वाले क्लॉज में, वो इंटेंशन वाले पार्ट में चला जाता। लेकिन चूंकि इंटेंशन नहीं था इस केस में तो कोर्ट ने पाया इंटेंशन तो नहीं है पर नॉलेज ज़रूर है, तो यहाँ पे नॉलेज के लिए कन्विक्शन हुआ 304 पार्ट 2 में। एक केस था मेघा मियाँ का, यहाँ पे भी अक्यूज्ड इग्नोरेंट था एनलार्ज स्प्लीन का और उसने एक बड़ी हल्की छड़ी से एक ब्लो इन्फ्लिक्ट किया डिसीज्ड पर्सन के ऊपर, उसकी वजह से जो स्प्लीन थी वो रप्चर हो गई और वो मर गया। यहाँ पे कोर्ट ने उसे ग्रीवियस हर्ट में कन्विक्ट किया था, ना कि उसने 304 में कन्विक्ट किया था, क्योंकि इस मेघा मियाँ में उसने नॉलेज भी नहीं पाई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप आंसर करेंगे आप ज़्यादातर मुन्नी लाल वर्सेस एम्परर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करेंगे। रप्चर्ड स्प्लीन के केसेस में अगर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज में ये दिखता है कि अक्यूज जो है ना उसने बड़ा एग्रेवेटिवली एक्ट किया है, उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आप समझ सकते हैं कि भाई इन सर्कमस्टेंसेज में आप नॉलेज इम्प्यूट कर सकते हैं अक्यूज के सर पे कि बाय दीज एक्ट्स ही इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। क्योंकि मुन्नी लाल वाले केस में क्या किया था अक्यूज्ड पर्सन ने, उसने डिसीज्ड को दौड़ाया और उसके बाद एक लाठी मारी, लाठी मारने के बाद उसको मुक्के मारे, मुक्के मारने के बाद उसके सीने पे बैठ के उसका गला दबाने की कोशिश की और सीने पे बैठने की वजह से रिब्स पंक्चर हुई और रिब्स ने स्प्लीन को पंक्चर किया, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, तब जाके डिसीज्ड मरा। यहाँ पे नॉलेज के पार्ट में चला गया क्योंकि एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस
नॉलेज दिखा रहे थे। लेकिन मेगा मिया में क्या हुआ, एक सिंगल ब्लो था और उसकी वजह से स्प्लीन रप्चर हो गई, वो मर गया। तब यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये ग्रीवियस हर्ट का केस है, ये ना कि उसका केस है, क्या कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड का। क्योंकि हर एक्ट जिससे डेथ हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर एक्ट जिससे डेथ हो जाए वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाए। ये आगे आपको क्लियर होगा। अभी बस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि मुन्नी लाल वर्सेस एम्परर में क्या हुआ था। अब आपको एक केस लॉ मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके बताता हूँ जो एक्सप्लेनेशन 2 से रिलेटेड है। आपको मैंने शोभा वर्सेस एम्परर तो बता दिया, जो आपको ये बताता है कि कॉजा कॉजांस एक्ट होनी चाहिए, कॉजा साइन क्वा नॉन नहीं होना चाहिए जिससे डेथ कॉज हो। तो मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके भी एक केस जान लीजिए। मोर्चा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के फैक्ट्स हैं, 13 सितंबर 1978 को डिसाइड हुआ। इसमें क्या था, जो डिसीज्ड थी उनका नाम था गजरी। तो इन्होंने क्या किया, ये अपने इन लॉज के यहाँ पे, जो अक्यूज पर्सन था वो अपने इन लॉज के यहाँ पे गया था अपनी वाइफ को वापस लेने के लिए, और वाइफ का ही नाम था मिस गजरी इनकी वाइफ थी। तो वो इन लॉज के यहाँ उनको वापस लेने गए थे, झगड़ा हो गया वहाँ पे। तो ये गए थे चाकू लेके, भाई साहब मोर्चा जी जो थे वो चाकू लेके गए थे, और इन्होंने इतनी फोर्स से अपनी वाइफ पे चाकू मारा कि जो वूंड था वो, जो चाकू का वूंड था वो पोस्टीरियर से निकल आया। उसने कोलन को एकदम, कोलन और लिवर को फाड़ते हुए गया, और हेमोरेजिक इंजरीज उसने बहुत सारी की। इट कॉज शॉक्ड इंटरनल हेमरेज एंड मैनी अदर इंजरीज, जिसकी वजह से गजरी जी की मौत हो गई। तो मोर्चा में इसने यही डिफेंस लिया कि अगर इनका इलाज हो जाता सही टाइम पे और सही हॉस्पिटल ले जाते और इमरजेंसी ट्रीटमेंट अवेलेबल कराया जाता तो इनकी जान बच सकती थी। इन्होंने लिटरली ये डिफेंस लिया था। तो कोर्ट ने बोला कि mere fact if the immediate expert treatment had been available and emergency operation had been performed, then there were chances of survival of the deceased can be of no avail to the appellant. Why? Because explanation 2 of section 299 of IPC clearly lays down that where death is caused due to a bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. इनको कन्विक्ट किसके लिए किया गया था? इनको कन्विक्ट किया गया था मर्डर के लिए। ये केस था कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड इतनी एग्रीवेटेड हो गई थी, वो मर्डर के केस में फॉल की। और किस क्लॉज में? सेक्शन 300 के 3rd क्लॉज में। अब जो मेडिकल डिफेंस का इन्होंने पॉइंट लिया था उसको बड़े आराम से कोर्ट ने डिफीट कर दिया। बोला कि जरा 299 की एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ लो, वही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर देगी कि ये जो आपने पॉइंट लिया है ये कितना यूजलेस है। अभी तो आपने देखा होगा कि जो इंजरीज़ हो रही हैं और वाइटल ऑर्गन्स में जो इंजरीज कॉज करता है अक्यूज्ड, किस नेचर में एक्ट करता है अक्यूज्ड, किस तरीके से बिहेव करता है अक्यूज्ड, ये सारे रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं इंटेंशन और नॉलेज गैदर करने के लिए। क्योंकि देखिए इंटेंशन और नॉलेज इनविजिबल स्टेट्स ऑफ माइंड है, ये दिखती नहीं है, ये गैदर करनी पड़ती हैं फ्रॉम फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। तो तभी जब भी केस या कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आए तो आप टोटलिटी ऑफ द फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे और तब इस कंक्लूजन पे आएंगे कि जो केस है वो कल्पेबल होमिसाइड का है या नहीं। जब कल्पेबल होमिसाइड में जाता है तब फिर आप देखते हैं ये मर्डर में जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो अभी तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कल्पेबल होमिसाइड। आगे, इवन इफ द विक्टिम डाइज ड्यू टू रॉन्ग ट्रीटमेंट, even then it would not absolve the guilt of the accused. तो इसके पर्पस में एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। in the case of McIntyre, A has kicked his wife with such a force that it caused her some injuries. Surgeon administered brandy to her as a restorative, some of which went the wrong way and entered her lungs. Accused was still held guilty of manslaughter. तो बेसिकली अगर इंजरी आपकी ऐसी है जो डेथ कॉज कर सकती है और डॉक्टर ने लेट अस सपोज एवरेज स्किल एक्सरसाइज किया, सुपीरियर स्किल एक्सरसाइज नहीं किया, ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत गलत दे दिया, तब उस केस में भी अक्यूज्ड लायबल होता है। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि ट्रीटमेंट गलत था और इस वजह से मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट लिंक है अक्यूज्ड की एक्ट का
और डेथ का। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे डेथ डायरेक्ट कॉज नहीं है, कॉजा कॉजेंस नहीं है, तो उस केस में अक्यूज लायबल नहीं होगा। जब ए को इतनी फोर्स से, ए ने अपनी वाइफ को इतनी फोर्स से लात मारी कि उसको इंटरनल डैमेज हो गया, और फिर उसको जब कुछ रेस्टोरेटिव पिलाया जा रहा था, क्योंकि 1847 का केस है ये, मैकिंटायर, ठीक है, 1847 का केस है, तो उसमें जब उसे ब्रांडी पिलाई गई तो गलती से वो लंग्स में चली गई। अब वो लंग्स में चली गई तो कोर्ट ने बोला कि देखिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि आपने जो इंजरीज कॉज की थी उसको सूथ करना बहुत ज़रूरी था, और अगर वो ना करते तो वो वैसे भी मर जाती, उनके मरने के चांसेस बहुत हाई थे। तो उस केस में अगर डॉक्टर का ट्रीटमेंट थोड़ा गलत हो गया तो उस केस में भी आपकी लायबिलिटी जाती नहीं है, आप अभी भी लायबल हैं, क्योंकि आप ही की एक्ट की वजह से वो डैमेज हुआ है जिससे उसकी मौत हुई है। यहाँ पे अभी डायरेक्ट लिंक है। सिमिलरली ऐसा भी मत समझ लीजिएगा कभी भी कि मान लीजिए कि जैसे अक्यूज्ड है वो चाकू मार दे हैं, और चाकू मारने के बाद जो विक्टिम है वो लेटर सपोज 10-15 दिन सर्वाइव कर जाता है, सर्वाइव करता है, ही इज़ ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट बॉडी, और उसके बाद उस चाकू की वजह से गैंग्रीन सेट इन हो जाता है उसकी बॉडी में, और गैंग्रीन की वजह से वो दम तोड़ देता है। तो क्या वो कोर्ट में ये डिफेंस ले सकता है कि नहीं मेडिकल ऑफिसर्स जो थे या डॉक्टर जो थे उन्होंने सही ट्रीटमेंट नहीं किया, और या उन्होंने गलत ट्रीटमेंट कर दिया, या अगर वो एक्सपर्ट ट्रीटमेंट करते तो गैंग्रीन ना सेट हो पाता? ये सारी चीज़ें कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा। कोर्ट बोलेगा कि आपकी डायरेक्ट एक्ट की वजह से उसको गैंग्रीन हुआ, देन यू आर लायबल। ऑलराइट, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने का मतलब है कि जैसे अभी मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि एक आदमी ने डिसीज़ के सर पे लाठी मारी, लेट अस सपोज ब्रेन स्वेलिंग हो गई, 10-12 दिन कोमा में रहता है, फिर रिकवर हो जाता है। उसके 2 साल बाद उसी इंजरी की वजह से जो एक ब्रेन क्लॉटिंग हुई थी उसके दिमाग में, और उस ब्रेन क्लॉटिंग की वजह से गाड़ी चलाते वक्त उसे कन्वर्जन्स होते हैं, वो मर जाता है एक्सीडेंट में। तब यहाँ पे अक्यूज़्ड की अक्यूज़्ड जो है जिसने लाठी की इंजरी कॉज की थी वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉजा साइन क्वा नॉन है एक्ट, कॉजा कॉजेंस नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे एक्ट का और डेथ का डायरेक्ट कॉज नहीं है, रिमोट कॉज है। लेकिन जो अभी गैंग्रीन वाला मैंने इलस्ट्रेशन दिया उसमें डायरेक्ट नेक्सस था, डायरेक्ट कॉज था, एक चेन में सीधी लाइन में चल रही हैं सारी चीज़ें। ये निर्भया केस का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। निर्भया केस में क्या हुआ था, जो विक्टिम थी वो एक्चुअली मरी थी, जो गैंग्रीन जो बाद में सेट हो गया था उसकी बॉडी में उसकी वजह से मरी थी। तो गैंग्रीन किसकी वजह से हुआ था? ये जो विशियस एक्ट उसके खिलाफ कमिट की गई थी, इट वाज अ वेरी वेरी ब्रूटल रेप केस, वेरी ब्रूटल। तो उस केस में जब अक्यूज ने लिटरली उसकी जो इंटेस्टाइन है वो अपने हाथ से निकाली थी, ही वाज आई थिंक द माइनर वन, और उस रफ हैंडलिंग और बैक्टीरियल हैंडलिंग की वजह से शी एक्चुअली was suffering from the ailment of gangrene due to that, and due to that she died later. I think she struggled for 15 to 20 days. तो ऐसे केस में जो गैंग्रीन सेटअप हुआ था, तो क्या अक्यूज ये कह सकता है कि गैंग्रीन तो मैंने सेटअप किया नहीं, मेरी तो एक्ट बस इतनी थी? यहाँ पे डायरेक्ट नेक्सस था एक्ट का, देयर वाज अ डायरेक्ट नेक्सस, ये रिमोट कॉज नहीं है। जो गैंग्रीन सेटअप हुआ इस केस में रिमोट कॉज नहीं है, डायरेक्ट एक्ट है, ये डायरेक्ट सीक्वेंस में हुआ है, तो यहाँ पे अक्यूज लायबल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे आप समझेंगे। तो यहाँ पे अगर वो कहता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट सही होता तो जान बच सकती थी, या मेडिकल ट्रीटमेंट अगर ढंग से किया होता तो जान बच सकती थी, या डॉक्टर्स अगर एक्सपर्ट होते, लेट अस सपोज यूएस में इलाज करवाया होता तो जान बच सकती, ये सारे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज हैं, ये चलेंगे नहीं। कोर्ट सीधे एक्सप्लेनेशन 2 दिखा देगा और कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल कर देगा, और फिर वो फैक्टर सर्कमस्टेंसेस में पड़ेगा कि क्या वो मर्डर में फॉल करती है या नहीं। तो ये मेन आपके लिए कल्पेबल होमिसाइड का प्रिलिमिनरी पॉइंट ख़त्म हो गए। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मर्डर।
विल स्टार्ट विद मर्डर। सबसे पहले हम उससे पहले डिस्टिंक्शन बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड देखेंगे कि क्या क्या डिस्टिंक्शन है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको उनको कैसे अलग अलग करके पढ़ना है, उस पर लोकस क्लासिकस क्या है, क्योंकि लोकस क्लासिकस कुछ ही हैं उस पर जो आपको पढ़ने, केस लॉस तो बहुत हैं, पर लोकस क्लासिकस जो आपको एग्जाम में कोट करने हैं दे आर वेरी फ्यू। जैसे रेज वर्सेस गोविंदा आपको हमेशा कोट करना है उस पर, फिर बाकी उनके पर्सपेक्टिव में मैं बताऊँगा। फिर एक बार ये हो जाए फिर आपको मैं खूब सारे इलस्ट्रेशन दूंगा। मर्डर के बाद आपको मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को लेके इलस्ट्रेशंस खूब सारे दूंगा, और फिर मैं फाइनली आऊँगा एक्सेप्शंस टू मर्डर। फिर एक बार ये टॉपिक हो गया, एवरी अदर टॉपिक आफ्टर इट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कल से हम लोग सेक्शन 300 स्टार्ट करेंगे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्राइमरली फोकस करना है इंटेंशन और नॉलेज को समझने में। एक बार डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन 299 की आप पूरी समझ गए, एक बार ये सारी चीज़ें आपको पूरी समझ में आ गई, तब आप केपेबल होंगे मर्डर को समझने के लिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, 299 को समझे बिना मर्डर को नहीं समझ सकते। दैट इज़ वाई ऑथर्स हैव included the definition of 299 and then included the definition of section 300. Culpable homicide is nothing more but an aggravated form of murder. तभी ये लेक्चर मैंने जानबूझ के ज़्यादातर हिंदी में इसलिए बोला है, टू मेक श्योर आप लोग सब अच्छे से समझें। ज़्यादा कोई टेक्निकल इंग्लिश के टर्म्स भी नहीं यूज़ किए हैं, वो इसी पर्पस से, क्योंकि ये सेक्शन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेशन सब आसाम से हो जाएंगी, बस समझ लीजिए पहले। ऑलराइट, तो ये लेक्चर आप रिवाइंड करके इंटेंशन और नॉलेज के पार्ट को ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन का स्कोप पूरा ध्यान से समझिएगा, नोट्स जो स्टडी नोट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। टुमारो विल स्टार्ट विद मर्डर एंड इट्स डिस्टिंक्शन विद कल्पेबल होमिसाइड। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे आप पढ़ेंगे, किस क्लॉज का क्या मतलब है। ठीक है, एंड रिमेंबर 299 के आपको तीनों पार्ट याद करने हैं। फर्स्ट पार्ट इज, पहले दो पार्टों में क्या मेन है, इंटेंशन। फर्स्ट पार्ट कहता है इंटेंशन टू कॉज डेथ, सेकेंड पार्ट कहता है इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, एंड थर्ड पार्ट पेनलाइज करता है नॉलेज को। तो नॉलेज का ट्रीटमेंट अलग करता है आईपीसी। नॉलेज वाले केस में अगर कल्पेबल होमिसाइड जाती है तो वो फॉल करेगी 304 पार्ट 2 में, पर एज फार एज इंटेंशन टू कॉज डेथ एंड इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, इन दोनों के लिए पनिशमेंट सेम है। कल्पेबल होमिसाइड के मैटर में वो 304 पार्ट 1 में फॉल करेगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। टुमारो विल डील विद डिस्टिंक्शन बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड।